स्टूडेंट, आज हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी, खासकर बीपीएससी के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बीपीएससी मेंस में अक्सर पूछा जाता रहा है, नील विद्रोह को करने जा रहे हैं। ये नील विद्रोह 1859 में प्रारंभ हुआ बंगाल के नदिया जिले में, और ये संभवतः पहला सशक्त किसान विद्रोह था अंग्रेजी शासन के खिलाफ। इस विद्रोह में बड़े पैमाने पर किसानों ने भाग लिया। मुर्शिदाबाद, नदिया आदि उस बंगाल के क्षेत्र में और थोड़े से बिहार का लगा हुआ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और अंग्रेजी शासन का जो एक प्रतिरूप था नील बगान मालिकों का और किसानों के शोषण के प्रति जो उनकी स्थिति थी, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर यह विद्रोह होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1859 में प्रारंभ हुआ। तो चलिए हम लोग नील आंदोलन करते हैं। नील आंदोलन, जैसा कि मैंने आपको कहा, 1859 में प्रारंभ हुआ बंगाल के नदिया जिले में। ये आंदोलन प्रारंभ हुआ 1859 में बंगाल के नदिया जिले में। और आप देखें, ये नदिया जिले के कृष्णा नगर के पास चौगाचा गांव में दो प्रमुख किसान नेता विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के द्वारा शुरू किया गया। पहला महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था जो नील बगान मालिकों और यूरोपीय बगान मालिकों के शोषण के विरुद्ध था। यह विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा और भारतीय इतिहास के सबसे प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक के रूप में इसे माना जाता है। क्या प्रथा थी, जरा इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं, बाद में आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह, इसके लिए गांधी जी को करना पड़ा 1917 में जाकर। तो ये जब औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर कपड़े की मिलें स्थापित हुई, तो उन मिलों को कलर करने के लिए नील एक बड़ा प्रमुख साधन था। और अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में अंग्रेज नील बगान मालिकों को व्यापक पैमाने पर प्रमोट कर रहे थे, जिससे कि नील वहां तक उनको मिल सके और उनके फैक्ट्रीज में इसका उपयोग हो सके। इसी संदर्भ में भारत में भी ये प्रथा शुरू हुई। इसमें होता क्या था कि बगान मालिक किसानों से को अग्रिम भुगतान करके नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य कर देते थे। अग्रिम भुगतान के लालच में किसान उनसे पैसे ले भी लेते थे, लेकिन ये जो भुगतान होता था वो एक तरीके का जाल होता था, ट्रैप होता था। ये भुगतान एक तो बड़ा कम होता था, लेकिन किसान इतने मजबूर थे कि वो इसको भी लेने को तैयार हो जाते थे। ले लिए। लेने के बाद उनको नील के खेती के संदर्भ में व्यापक पैमाने पर अब एक तरीके से कहे कि उनकी मजबूरी हो गई कि वो नील की खेती ही करेंगे, दूसरी कोई खेती नहीं करेंगे। और जो पैसे उन्होंने बगान मालिकों से लिए हैं, उसका इंटरेस्ट इतना अधिक था कि उस चक्र से वो मुक्त होने की स्थिति में नहीं होते थे। तो ये एक ऐसी शोषण की प्रक्रिया तत्कालीन समय में प्रारंभ हुई जो बंगाल के क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विभीषिका थी, जिसके खिलाफ पहली बार 1859 में किसानों ने विद्रोह किया। और काफी हद तक इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप उन्हें काफी रियायतें भी मिली। 1862 के इंडिगो एक्ट के लागू होने के बाद व्यापक पैमाने पर उनको रियायतें भी मिली। तो चलिए इन सारी चीजों पर हम लोग प्रकाश डालते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया, आप जानते हैं 1859 में यह प्रारंभ हुआ। नदिया जिले के कृष्णा नगर के पास चौगाचा गांव में दो प्रमुख किसान भाई थे, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। इन्होंने शुरू किया। संभवतः पहला किसान सशक्त किसान आंदोलन था ये। तो इस दृष्टिकोण से इसका बड़ा ही मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में महत्व है। तो हम लोग इसको आगे करने की स्थिति देखते हैं। पृष्ठभूमि थोड़ी सी हम लोग को देखनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी और आप जानते भी हैं कि नील की खेती की शुरुआत 1777 ईस्वी में लुईस बोनार्ड नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने की थी, जिसने इसे भारतीय उपमहाद्वीप में पेश किया। बाद में ब्रिटिश शासन के तहत नील की मांग बढ़ी, खासकर यूरोप में, जिससे नील की खेती बंगाल के कई हिस्सों में व्यावसायिक रूप से फैल गई। नील बगान मालिकों ने किसानों को अपनी भूमि पर खाद्य फसलों के बजाय
नील उगाने के लिए मजबूर किया। इसके बदले किसानों को बेहद कम कीमत पर नील बेचने को भी मजबूर किया जाता था। उन्हें महंगे ब्याज पर ऋण दिए जाते थे, जिससे इनका शोषण का व्यापक पैमाने का पर आधार और एक सक्रिय प्रक्रिया उत्पन्न हुई। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और आप जानते भी हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस पृष्ठभूमि में यह नील आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके कारणों की अगर जो चर्चा करें तो हमें दिखाई देता है, पहला वही जबरदस्ती नील की खेती, अग्रिम भुगतान करके नील की खेती के लिए बाध्य कर देना। ये ऐसी स्थिति थी जिसमें किसान दूसरी कोई खेती नहीं कर सकते थे। और जब उन्होंने इस चीज को समझा तब तक काफी देर हो चुकी थी कि यदि वो खाद्यान्न फसल या कोई अन्य फसल उपजाते तो संभवतः नील के फसल से ज्यादा लाभ उनको होता, लेकिन तब तक तो वो कर्ज के जाल में फंस चुके थे और वो उस अनुबंध से घिरे थे जिसको कि वो पूरी तरह से तोड़ नहीं सकते थे। और अंग्रेजी शासन सत्ता का संरक्षण नीलहे बगान मालिकों को व्यापक पैमाने पर प्राप्त था, जिसका वो उपयोग भी कर रहे थे इनके शोषण के लिए। तो इस तरीके से दूसरा, किसानों की गरीबी और शोषण की स्थिति। बहुत कम पैसे पे नील के बदले बहुत कम पैसे दिए जा रहे थे इनको। बेहद गरीब होकर गरीबी में जीने को मजबूर हो गए थे। खाद्यान्न जैसे फसलों को उगाने की मनाही थी और पैसे कम मिल रहे थे तो भूखमरी की स्थिति थी। वो खरीद नहीं पा रहे थे, पूरे साल का खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे। उच्च लागत और अन्य फसलों की रोक थी। उन्हें उच्च लागत नहीं मिलता था और अन्य फसल वो उपजा नहीं पाते थे। इनके ऋण के जाल में व्यापक पैमाने पर फंसे हुए थे, क्योंकि ये अग्रिम भुगतान उनको कर देते थे। भुगतान इतना कम होता था जिससे कि वो पूरे साल का अपना खर्चा नहीं निकाल पाते थे और नील उपजाना इनकी मजबूरी थी। ये दूसरी फसल उपजा नहीं सकते थे, इसलिए इस ऋण के जाल में वो फंस जाते थे और इससे निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि ये कैसे निकल पाएंगे। और पुश्त दर पुश्त ये खेती उसी नील की करते चले आ रहे थे जिसमें इनका शोषण बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा था। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी कई बार इनको दी जाती थी। यदि कोई किसान नील के फसल पैदावार के संदर्भ में कोई भी कमी आती थी तो इन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की भी स्थिति झेलनी पड़ती थी, जिससे ये काफी परेशान थे। इन्हीं पृष्ठभूमि में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1859 में नादिया जिले के कृष्णा नगर के पास चौगाचा गांव में विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने बगान मालिकों के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह का तेजी से विस्तार हुआ। मुर्शिदाबाद, वीरभूम, वर्धमान, पवाना, खुलना, जेस्सौर जैसे जिले में यह तेजी से फैल गया। बगान मालिक और किसानों के बीच संघर्ष बढ़ने के साथ साथ श्यामल मंडल ने कलना में विद्रोह का नेतृत्व किया और गोपाल मंडल ने 150 किसानों के साथ बगान मालिक और उनके कर्मचारियों पर हमला कर दिया। तो इस तरीके से यह विद्रोह फैलता दिखाई दे रहा है। इसके बाद विद्रोह के स्वरूप की अगर जो हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से ये विद्रोह जो था नील की खेती के लिए किसानों को अंग्रेजों द्वारा मजबूर करने और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले शोषण के खिलाफ संगठित प्रतिरोध था। यह आंदोलन बंगाल के नदिया, जेस्सौर और चंपारण के क्षेत्र तक के किसानों ने किया और इस विद्रोह को संभवतः पहले संगठित किसान विद्रोह की बात भी कही जाती है, व्यापक विद्रोह की बात भी कही जाती है, इसका नाम भी दिया जाता है। आंदोलन में शामिल किसान गरीब और भूमिहीन थे। महिलाएं और छोटे व्यापारी भी सक्रिय रूप से इसमें भागीदारी लिया इन्होंने। और नील आंदोलन स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये बड़े स्तर पर फैलकर और बंगाल और बिहार के क्षेत्र को, बिहार में बॉर्डर एरिया में बड़े व्यापक पैमाने पर फैला। किसानों का जो उद्देश्य था वो था कि नील की खेती से उन्हें मुक्ति मिले। दूसरा उद्देश्य था अंग्रेजी अत्याचार और शोषण का अंत हो, नील बगान मालिकों के अत्याचार और शोषण का अंत हो। तीसरा उद्देश्य था किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। और चौथा उद्देश्य था न्याय संगत मूल्य और आजादी से खेती करने की अनुमति प्राप्त। मतलब यदि नील उगा भी रहे हैं तो वो उनकी मर्जी से उगे और नील का उचित मूल्य उन्हें प्राप्त हो, और साथ साथ वो खेती करने को स्वतंत्र हो। ऐसा ना हो कि पूरी तरह जैसे वो गुलामी की स्थिति में चले गए थे वैसी स्थिति में ना रहे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने ये आंदोलन किए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया और दमन को जरा हम लोगों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। नील बगान मालिकों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। भाई इतने बड़े लंबे समय से वो नील की खेती करवा रहे थे,
इतना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर रहे थे, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ था, उनके संस्थानों प्रतिष्ठानों पर विद्रोही गतिविधियां देखी जा रही थी, उनको नुकसान हो रहा था, तो ऑब्वियसली इन्होंने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले तो इन्होंने भाड़े के सैनिकों को बहाली कर दी और इनके खिलाफ उसको उतार दिया। इनके खिलाफ उतारने पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और व्यापक पैमाने पर अगर जो आप देखेंगे तो यह संघर्ष होता दिखाई दे रहा है। नील बगान मालिकों ने अपने बगानों की सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों की भर्ती की, किसानों के साथ संघर्ष जारी रखा, लेकिन विद्रोह को समाप्त करने में ब्रिटिश प्रशासन की सक्रिय भागीदारी थी। अंततः ब्रिटिश प्रशासन अपने क्षेत्र में हो रहे इस विद्रोह को विफल करने या उसको समाप्त करने में बड़े व्यापक पैमाने पर सक्रिय हुई। उसने देखा कि किसानों और नील बगान मालिकों के बीच संघर्ष हो रहा है और अंततोगत्वा अंग्रेजी हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इस दृष्टिकोण को समझते हुए उसने बड़े व्यापक पैमाने पर हस्तक्षेप किया और तब जाकर इस आंदोलन को दबाया गया। बगान मालिकों ने किसानों पर मुकदमे भी दायर किए, सैकड़ों किसान को दंडित किया गया। इस संघर्ष के बावजूद यह विद्रोह बंगाल और काठगारा क्षेत्र में नील उत्पादन पर अस्थायी रूप से असर डालने में बड़े व्यापक पैमाने पर सफल भी हुआ। तो इन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेजों ने इसमें सक्रिय हस्तक्षेप किया और तब जाकर ये नील आंदोलन को दबाया जा सका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं इस नील आंदोलन के संदर्भ में कि नील विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। असफलता के मैंने पहले भी कहा है कि इस टाइप के विद्रोह जो भी सीमित क्षेत्रों में सीमित अर्थों में हुए, उसमें कुछ कारण कॉमन हमें देखने को मिलता है। चाहे वो कोई भी विद्रोह हो, कमोबेश उसमें कॉमन हमें देखने को मिलता है। एक नेतृत्व की कमी, संसाधनों की कमी, अशिक्षा का स्तर, स्पष्ट उद्देश्य की कमी, तो ये सारी चीजें हमें हर जगह देखने को मिलती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसका था। संगठन का अभाव, कोई संगठित, बहुत बड़े संगठित तरीके से पूरी रणनीति के आधार पर विद्रोह नहीं किया गया, ये एक प्रमुख कारण था इसकी विफलता का। कोई ना ठोस नेतृत्व और ना ही संगठन था। छोटे छोटे स्तर पर विभाजित होकर किसान अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर बगान मालिकों से लड़ रहे थे और इस तरीके से जब बगान मालिकों के साथ साथ अंग्रेजी शासन सत्ता ने हस्तक्षेप किया तो इस विद्रोह को दबाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा। दूसरा, सरकारी दमन। जैसा कि मैंने कहा कि अंग्रेजी सरकार ने व्यापक पैमाने पर आंदोलनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया, कई जगहों पर हिंसा और गिरफ्तारियां हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने विद्रोहियों के खिलाफ कठोर दमन की नीतियों का पालन किया, विरोधियों को फांसी दी गई और गांवों को जलाया गया, जिससे विद्रोहियों में भय हुआ और उनका मनोबल टूट गया। संगठन बहुत बड़ा कुछ था नहीं, कोई उचित नेतृत्व नहीं था, कोई कार्य दिशा नहीं थी कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और इन सारी चीजों के बावजूद ये किसान अपनी मजबूरियों और अपने हिम्मत के बदौलत नीलहे बगान मालिकों के खिलाफ लड़ रहे थे, एक तरीके से अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे थे। अंग्रेजी शासन ने बड़े व्यापक पैमाने पर दमनात्मक कार्रवाई की, बहुत तेजी से हस्तक्षेप किया और इस कारण से इस विद्रोह को दबाया गया। स्थानीय जमींदारों ने भी समर्थन किया अंग्रेजों का, इन्हें समर्थन नहीं मिल सका बगान मालिकों को, स्थानीय जमींदारों ने भी समर्थन किया और इस दृष्टिकोण से भी बड़े पैमाने पर इनको नुकसान हुआ। शिक्षा और संसाधनों की कमी थी, कोई निश्चित कार्य दिशा नहीं था लंबे समय तक चलाने के लिए, ना तो इनके पास उचित शिक्षा की स्थिति थी, ना ही ये उचित उद्देश्य पर चल रहे थे। आप कह सकते हैं कि कोई रणनीति नहीं थी और आर्थिक संसाधन की कमी तो थी ही। इस कारण से भी बड़े पैमाने पर यह विद्रोह ज्यादा देर तक सफल नहीं हो सका, ज्यादा दूर तक नहीं फैल सका और यह विद्रोह विफल रहा अपने तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में। लेकिन काफी हद तक इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप उन्हें लिबर्टी मिली, जो हम आगे चर्चा करेंगे। और पांचवां, आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जब इन्होंने लड़ाई शुरू की तब तो ये आत्मविश्वास से लबरेज थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा और शासन सत्ता का हस्तक्षेप बढ़ा, व्यापक दमनात्मक कार्रवाई हुई, तो संगठन, उचित नेतृत्व, संसाधन के अभाव आदि कारणों से ये इनमें एक आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की कमी आई, सर्टेनिटी की कमी आई कि क्या आखिर हमें मिलेगा। और इस दृष्टिकोण से लंबे समय तक दमन और शोषण के कारण किसानों ने में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास कमजोर हो गया और यह विद्रोह को दबा दिया।
नेतृत्व की कमी, पहले ही हमने बात की है कि नेतृत्व का अभाव था। तो इस दृष्टिकोण से ये कुछ कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह अपने तात्कालिक उद्देश्य को व्यापक पैमाने पर हासिल नहीं कर सका। लेकिन इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप नील उत्पादक किसानों को बड़े पैमाने पर आप कह सकते हैं कि उन्हें रियायत भी मिली, जिसकी चर्चा हम लोगों को करना है। परिणाम के संदर्भ में अगर जो हम बात करें नील आंदोलन के परिणाम, तो सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ कि नील खेती के खिलाफ एक कानून बना। 1860 में बंगाल सरकार ने नील आयोग का गठन किया और उसकी सिफारिशों के आधार पर नील किसान को नील की खेती के लिए मजबूर करने पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया। आयोग ने रिपोर्ट दी कि नील बागान मालिकों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण नील की पैकेजिंग इंग्लैंड तक पहुंचने से पहले मानव रक्त से सनी थी। खुद आयोग ने टिप्पणी की कि नील की पैकेजिंग इंग्लैंड पहुंचने के पहले वो भारतीय नील उत्पादक किसानों के रक्त से सनी हुई थी, अर्थात व्यापक शोषण पर आधारित थी। इस दृष्टिकोण से 1862 का नील अधिनियम पारित किया गया। इंडिगो अधिनियम 1862 कहा जाता है। 62 में इसको लागू किया गया और इस तरीके से दमन को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अधिनियम का उद्देश्य क्या था? किसानों को संरक्षण देना, जिसमें कि किसानों को जबरन नील की खेती करने से बचाया जाए। नील की खेती की समाप्ति, अर्थात किसानों को उनकी इच्छा के विरुद्ध नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा उद्देश्य था शोषण पर रोक, नील प्लांटरों द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे आर्थिक और शारीरिक शोषण को समाप्त करना। चौथा था कानूनी सहायता, किसानों को न्याय दिलाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना। और इन सारे दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम पारित किया गया, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जिसमें पहला था जबरदस्ती पर रोक लगा दिया गया। अब किसी भी किसान को नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। यह किसान की इच्छा पर था कि वह नील की खेती करेगा या नहीं, या कुछ अन्य खेती करेगा। दूसरा, अनुबंध की वैधता। यदि कोई किसान नील की खेती करने का अनुबंध भी करता है तो वह अनुबंध तभी तक वैध माना जाएगा जब तक किसान ने अपनी मर्जी से उसे स्वीकार किया है। उसके बाद उसको वैध नहीं माना जा सकता। अगर जो मर्जी से स्वीकार करने के बाद किसान कहता है कि भाई अब मेरा अनुबंध खत्म होता है, अब हम दूसरा करेंगे, तो उन पे किसी प्रकार की रोक नहीं होगी जो पहले थी। कर्ज के नियम बनाए गए। प्लांटरों द्वारा किसानों को दिए गए कर पर ब्याज उचित दर से दिया जाए और उस पर नियंत्रण लगाने की बात कही गई। चौथा, न्यायालय के हस्तक्षेप की स्थिति कर दी गई कि यदि कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए न्यायालय की सहायता ली जा सकती है। किसान और प्लांटरों के बीच विवाद के निपटारे के लिए कानूनी प्रणाली स्थापित कर दी गई और इस दृष्टिकोण से किसानों को संरक्षण देने की कोशिश की गई। इस दृष्टिकोण से किसानों को संरक्षित करने की कोशिश की गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिणाम के दूसरे संदर्भ में। दूसरा परिणाम हुआ किसानों में जागरूकता आई। आंदोलन ने किसानों को उसके अधिकारों के प्रति जागृत कर दिया, संगठित होकर संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की और नील विद्रोह के प्रभाव स्वरूप विद्रोह के दबने के बाद बंगाल में नील बागान मालिकों की गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठी। बंगाली बुद्धिजीवी और समाज सेवी जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु मित्रा ने किसानों की दुर्दशा को प्रमुखता से उठाया। दीनबंधु मित्र का प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण शायद आपने पढ़ा होगा। यदि आप पढ़ेंगे तो तत्कालीन बंगाल के नील किसानों की दुर्दशा को आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे कि किस तरीके से तत्कालीन समय में नीलहे बागान मालिक अंग्रेजी शासन सत्ता के संरक्षण में बड़े व्यापक पैमाने पर नील किसानों का शोषण कर रहे। यह केवल आर्थिक शोषण ही नहीं था, यह मानसिक और शारीरिक शोषण भी था। पूरी तरह से एक तरह से करें कि ये किसान गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए गए थे और गुलामों की तरह इनके साथ व्यवहार किया जा रहा था तत्कालीन समय में। हालांकि 1862 के इंडिगो अधिनियम के बाद इन्हें कुछ संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन ये अनंत कथा तो 1917 में जाकर चंपारण सत्याग्रह के बाद, गांधी के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ। लेकिन कुछ हद तक ही सही इस अधिनियम के आने के बाद किसानों को संरक्षण 1862 के अधिनियम के साथ मिला था। तीसरा, स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में
एक बड़ी घटना के रूप में इसे माना जाता है। किसान विद्रोह, किसानों का जागरूक होना। आप समझिए, भारत कृषि प्रधान देश तब तो और था, अभी भी है, और मैक्सिमम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए थे। पूरे राष्ट्रवादी आंदोलन में आपने देखा होगा कि गांधी जी की एंट्री के बाद वो लगातार भारत के संपूर्ण सामाजिक वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए समय समय पर संघर्ष कर रहे थे। 1930 के दशक में जाकर सहजानंद सरस्वती के कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद पूरी तरह किसानों का राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रवेश होता है। और किसानों का प्रवेश, इसका मतलब कि बहुत बड़े वर्ग का प्रवेश। तो इस दृष्टिकोण से नील आंदोलन पहला किसान संगठित, कुछ अर्थों में संगठित पहला किसान बड़ा विद्रोह था। और इस दृष्टिकोण से किसानों के संदर्भ में एक बहुत बड़ी बात थी कि किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर उठ खड़े हुए और उन्होंने काफी हद तक सहूलियतें भी अंग्रेजी शासन सत्ता से प्राप्त की। तो इस दृष्टिकोण से नील आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसने भारतीय किसानों की समस्या को राष्ट्रीय पटल पर रखा और काफी हद तक इन्हें अपने उद्देश्यों में सफलता भी मिली। महात्मा गांधी ने बाद में इसी पृष्ठभूमि पर चंपारण का सत्याग्रह किया और तब जाकर नील किसानों को अंतिम रूप से मुक्ति मिली। इसके बाद 3 कठिया प्रथा में ये बंध गए और वो प्रथा चलती रही। अधिनियम तो बन गया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन कहां से उसका इंप्लीमेंटेशन होता, अंतिम मुहर कहां लगता? अंतिम मुहर लगता न्यायालय में। और न्यायालय के समक्ष पहुंचते पहुंचते एक तो किसानों में उतनी जागरूकता नहीं थी, दूसरा उतना सामर्थ्य नहीं था, और तीसरा था कि न्यायालय के फैसले हमेशा ये खासकर ज्यादातर यूरोपीय लोगों के पक्ष में होते थे, क्योंकि जज यूरोपीय लोग, हायर जुडिशियरी में यूरोपीय लोग ही थे। तो इस दृष्टिकोण से भी ये लोग बहुत हतोत्साहित होते थे। लेकिन कुछ ही अर्थों में सही एक अधिनियम का साथ तो उन्हें मिला था, जिसकी अंतिम परिणति चंपारण सत्याग्रह में जाकर गांधी के नेतृत्व में नील किसानों को मिल सकी। 5वां, ब्रिटिश नीति में बदलाव के लिए जिम्मेवार हुआ ये, और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश भारत में तत्कालीन समय में नील से संबंधित किसानों के लिए अधिनियम पारित करना पड़ा। किसानों के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति को त्यागना पड़ा। तो इस तरीके से करेक्शन भी इस आंदोलन ने लाया। निष्कर्ष की अगर जो बात करें तो हमें दिखाई देता है कि नील विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय किसानों के पहले संगठित संघर्ष को उजागर किया और भारतीय समाज में शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को प्रबल किया। दूसरी बात, इस आंदोलन ने अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया। नील विद्रोह भारतीय कृषकों के संघर्ष की एक सफल और महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में इतिहास में दर्ज है। आप समझिए, छिटपुट हिंसा हुई, लेकिन तमाम जगहों पर किसान अहिंसक रूप से अंग्रेजी नील बगान मालिकों के खिलाफ डटे रहे, उनके शोषण के खिलाफ डटे रहे। और इसने यह संदेश दिया कि अहिंसक लड़ाई एक उतना ही बड़ा हथियार है जो किसी हिंसा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस दृष्टिकोण को गांधी के आंदोलन में पुष्टि मिली, जब गांधी ने बड़े व्यापक पैमाने पर अहिंसक आंदोलन को चलाकर जब पूरे राष्ट्र को सजग कर लिया, तब जाकर भारत को आजादी मिल सकी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अहिंसा क्यों? अहिंसा इसलिए कि तत्कालीन समय में भारत एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति पूर्णता से अभिव्यक्त नहीं हो सकी थी। वो बंगाल का भारत था, अवध का भारत था, हैदराबाद का भारत था, अनेक जातियों में विखंडित था, अनेक संप्रदायों में विखंडित था। अब यदि कोई एक छोटा समूह अंग्रेजों के समक्ष विद्रोह करे और वो हिंसक करे, तो अंग्रेजों के समक्ष अपनी शासन सत्ता को बचाने का सैद्धांतिक आधार था कि हिंसक प्रतिरोध का उत्तर हिंसक तरीके से दो। और हिंसक तरीके से प्रतिरोध का उत्तर देने में अंग्रेजी शासन सत्ता इतनी सामर्थ्यवान थी कि जिसका कोई कहना नहीं था। विश्व की सर्वोत्तम फौज के रूप में मानी जाती थी, जिसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। ऐसे फौज के समक्ष साधन विहीन एक छोटा सा वर्ग कितना लड़ाई
लड़ सकता था, कितने देर तक टिक सकता था, यह हमने कई विद्रोहों में देखा। बाद के कालखंड में महात्मा गांधी ने इस चीज को समझा और उन्होंने कोशिश की कि संपूर्ण भारतीय जनमत को अंग्रेजी शासन सत्ता और उसके दुष्परिणामों के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा, तब जाकर हम कोई भी अंतिम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और इस दृष्टिकोण से महात्मा गांधी ने ग्रेजुअली भारतीय जनमानस को विकसित करके, भारतीय जनमानस में एनलाइटमेंट लाकर, भारतीय जनमानस में राष्ट्रवादी भावना का उभार लाकर, भारतीय जनमानस में अपनी तमाम बुराइयों के जड़ में अंग्रेजी शासन सत्ता के प्रतिरूप को समझाकर अंततः एक बड़े विशाल भारत, एक संपूर्ण भारतीय अभिव्यक्ति को जन्म दिया और तब जाकर ये भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी। तो इस दृष्टिकोण से यह नील आंदोलन मील का पत्थर है, जब अहिंसक तरीके से आंदोलन करके किसानों ने प्रथम बार अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया, एक बड़े पैमाने पर विद्रोह किया और काफी हद तक अपने मांगों को मनवा सकने में वो सफल हुए। और इस दृष्टिकोण से इस अहिंसक आंदोलन का बड़ा ही व्यापक महत्व भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है। तो ये नील आंदोलन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब हम लोग नील आंदोलन से संदर्भित कुछ पूछे गए विगत वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पूछा गया 1859 के नील विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे। आपने देखा, इस विद्रोह के प्रभाव का वर्णन करें। आपने अभी सुना जो मैंने आपको बताया। दूसरा प्रश्न है, नील विद्रोह को भारतीय कृषक आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना क्यों माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया, पहला संगठित, सीमित अर्थों में ही सही, किसान आंदोलन था। शुरुआती दौर में हिंसक जरूर था, लेकिन बाद के कालखंड में अहिंसक हुआ और अपने मांगों को मनवा सकने में यह सफल हुआ। और इस दृष्टिकोण से अहिंसा पर आधारित आंदोलन के लिए जो गांधी जी ने चलाया, उसकी पृष्ठभूमि इस आंदोलन ने तैयार कर दी। तो इस दृष्टिकोण से इसका बड़ा ही महत्व है। तीसरा है, नील विद्रोह ने बंगाल के किसानों पर क्या प्रभाव डाला, इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। मैंने डिटेल्स में, इसीलिए आपने देखा उस अधिनियम की चर्चा, 1862 इंडिगो अधिनियम की चर्चा मैंने डिटेल्स में इसीलिए की, चूंकि इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। और आप देखिए, इस प्रश्न पूछा गया है, नील विद्रोह ने बंगाल के किसानों पर क्या प्रभाव। दूसरा है इसका पार्ट, इसे समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो एक तो दमनात्मक कार्रवाई की और दूसरी तरफ इंडिगो अधिनियम लाकर उनके मांगों को काफी हद तक मान लिया गया और इस तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कराया जा सका। ठीक है, नील विद्रोह 1859-60 के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों की व्याख्या करें। आपने देखा मैंने किस तरीके से उसको समझाया आपको कि आर्थिक क्या था। आर्थिक पूरी तरह से अंग्रेजी शोषण जाल में फंस चुके थे। सामाजिक तौर पर अपनी मान्यताओं को मान सकने में भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे और राजनीतिक तौर पर बड़े पैमाने पर इनको सप्रेस किया जाए। तो इस दृष्टिकोण से ये इस तरीके से आपको इस आंसर को लेना है। फिर है, नील दर्पण नाटक किस प्रकार नील विद्रोह की समस्याओं को उजागर करता है। आप जानते हैं कि नील विद्रोह की समस्याएं क्या थी, अभी आपने देखा भी। नील दर्पण नाटक में भी वही सारी चीजें वर्णित है जो अभी आपको बताया गया है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा नील दर्पण पढ़ेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। नील दर्पण बहुत ही अच्छी किताब है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए सिर्फ उसको पढ़ा जाए इसकी आवश्यकता नहीं है। आप नील दर्पण को समझिए कि नील दर्पण में वही सारी समस्याएं उठाई गई है जो तत्कालीन बंगाल के नील के किसानों को झेलना पड़ रहा था, जिसको कि शॉर्ट में आप जानते भी हैं और अभी मैंने आपको बताया भी। तो इस दृष्टिकोण से, लेकिन मेरी यह राय होगी कि नील दर्पण आप लोगों को पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना चाहिए। बहुत मोटी किताब नहीं है, ऐसे भी भारत के साहित्य से आपको जुड़ने से बड़े व्यापक पैमाने पर आपकी लेखनी और ज्ञान चक्षु और आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही विशाल हो जाएगा, बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। तो उसको थोड़े बहुत समय जब मिले तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, फिर प्रश्न है, नील विद्रोह और इसके परिणाम स्वरूप भारत में कृषक आंदोलन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा। नील आंदोलन पहला विद्रोह था अंग्रेजी शासन के प्रतिरूप के खिलाफ किसानों का,
और काफी हद तक ये सफल भी रहा। तो इस दृष्टिकोण से किसानों में प्रेरणा मिली कि यदि उनके संदर्भ में कोई बड़े व्यवधान है, बड़ी बुराई है, तो उसके खिलाफ संगठित होकर संघर्ष किया जाना चाहिए और किए जाने पर काफी हद तक सफलता भी मिल सकती है। तो इस दृष्टिकोण से उसे प्रेरित किया। नील विद्रोह के कारण और परिणाम आप जानते हैं। नील विद्रोह के भारतीय किसान के संघर्ष पर एक महत्वपूर्ण अध्याय क्यों माना जाता है, इसकी भी चर्चा मैंने की। कुल मिलाजुलाकर आप देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों के क्रक्स में क्या है? नील विद्रोह का कारण, परिणाम और भारतीय संदर्भ में पड़ने वाले इसके परिणाम। चूंकि ये परिणाम बड़े व्यापक थे, तो इस दृष्टिकोण से आपको फॉर्मेटिंग करके प्रश्नों को हल करना चाहिए और ये एक प्रमुख टॉपिक है, इसे आपको ध्यान देना चाहिए।